अपने समाज में रह करके अपनी संस्कृति और सभ्यता को फॉलो करें। ये सब गुरु सिखाता है, शिक्षक हम लोग जो काम कर रहे हैं। चलेगा तो आओ, स्वागत है आपका 2020 के इस विशेष आयोजन में, महाकुंभ में। इसे हम लोग खेलों का महाकुंभ कहते हैं, ओलंपिक खेल को। और 2020 के ये वो सितारे रहे जो अपनी बुलंदी पे रहे। उनमें से सबसे पहले स्थान पे आपको पता ही, बताने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी खिलाड़ियों को हम क्रमिक करके पढ़ेंगे और साथ ही साथ में ये पढ़ेंगे कि देश दुनिया में और खिलाड़ियों का क्या क्या यहाँ पे स्थान रहा। तो सबसे पहली बात करते हैं कि आपके ओलंपिक खिलाड़ियों में, ये तो भारतीय खिलाड़ियों के तो नाम हमें याद ही रखना है। सबसे पहले बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 और 21 की। हमें बहुत बेहतर तरीके से पता है या हम जानते हैं कि ये ओलंपिक आपके 2020 में होने थे, लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हो पाए। ऐसा भी पहली बार ही हुआ था कि जो ओलंपिक जिस वर्ष में नहीं हुए उनको फिर बाद में समाप्ति करवा दिया गया। मतलब उनका आयोजन ऐसा नहीं हुआ कि अगले वर्ष उसके नाम से करवा रहे हो। आपने देखा 1914, आपने देखा 1940 और 1944, ऐसे 3 प्रमुख वर्ष रहे जिनमें ऐसी स्थिति रही कि हम ओलंपिक का आयोजन नहीं करवा पाए। तो ऐसा नहीं कि फिर हमने 1920 में जो ओलंपिक का आयोजन किया वह कोष्टक में लिखा हो कि ये साहब 1920 में पीएससी की जैसा। पीएससी अपना ऐसे ही करती है कि आपके इस बार जो एग्जाम होगा नए 2022 में, कौन सा उधारी चुका रहे होंगे वो, मतलब 2021 वाला सेटलमेंट कर रहे होंगे 2022 में। तो ऐसा ओलंपिक में भी पहली बार हमको देखने को मिला है। नहीं तो सामान्यतः जो निर्णय जो छूट गया सो छूट गया। अच्छी बात क्या है, चलो ठीक है, कोविड के बाद हमने खेलों का आयोजन करवा दिया गया, लेकिन जापान इस बार आपका ऐसा देश बना जिसमें एशिया के 4 ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है आपके जापान में। कब कब हुआ है? तो सबसे पहली बात तो ये याद रखो कि जापान सुर्खियों में खेल की दृष्टि से इसलिए रहेगा क्योंकि वहां पे हाल ही में, जापान में हाल ही में आप देखेंगे कि 2020 कह लो या 2021 कह लो, ये तो हुआ ही है। ठीक है। और दूसरा फैक्ट और बताएं आपको कि एशिया इस समय खेलों की दृष्टि में चर्चा में है। क्यों है? क्योंकि एशिया में लगातार 3 ओलंपिक का आयोजन किया गया है बैक टू बैक। कैसे किया गया है? एक तो 2018 में कौन सा ओलंपिक, कैसी बात कर रहे हैं, विंटर ओलंपिक हुआ। और ये विंटर ओलंपिक हुआ कहां पे? साउथ कोरिया के प्योंगचांग में। साउथ कोरिया के प्योंगचांग में। कितना बढ़िया नाम है, एक बार कर लो प्योंगचांग, याद हो जाएगा। उसके बाद 2020 में, इसके बाद 2020 ही पढ़ेंगे हम इसको, 2021 में। तो ये तो हमें पता ही है, टोक्यो जापान में। अगले साल 2022 में, 2022 बीजिंग और चीन। बीजिंग की चाइना की राजधानी है, बीजिंग में इनका विंटर ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। तो अब जरा समझिएगा, एशिया महाद्वीप आपका ऐसा पहला महाद्वीप बन गया जिसने बैक टू बैक 3 ओलंपिक करवा दिए। कहां कहां हो रहे हैं हम याद रखें, एक साउथ कोरिया में हो गया, एक जापान में हो गया, अगला चाइना में होगा। ये 3 ओलंपिक एक साथ हो रहा है, 18 में, 20 में और 22 में। लेकिन उनमें से एक बात और याद रखेंगे, जापान अपना ऐसा देश बन गया जिसमें 2 विंटर और 2 समर ओलंपिक का आयोजन हुआ है। कौन कौन से? 2 विंटर 2 समर ओलंपिक का आयोजन हुआ है। तो चलो यहां से एक बात समझते हैं कि आपका एक यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि बताइएगा एशिया महाद्वीप में पहली बार ओलंपिक हुए थे 1964 में हुए थे। तो हम जानते हैं कि पहली बार ओलंपिक हुए थे 1964 में, ये जापान में ही हो रहे हैं। और अब आपको पता है, अब आपका जो समर ओलंपिक हुए हैं वो 2021 याद रखेंगे। ठीक है, तो 2 वर्ष तो अपने ये हो गए। उसके बाद याद रखेंगे कि 1972 1972 और 1998 ही होगा शायद, 1972 और 1998 ये वर्ष वो हैं जहां पे आपके विंटर ओलंपिक का आयोजन किया गया था। कौन से ओलंपिक का? विंटर ओलंपिक का आयोजन किया गया था। कहां पे? जापान में। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि बताएं आपके जापान में कितने समर ओलंपिक या ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन हुआ है, तो आप बताएंगे 2 समर ओलंपिक हैं और 2 विंटर ओलंपिक हैं। अब जैसे मानो कि आपको पता है ये आपका टोक्यो में हुआ था 1964 में, और ये भी आपके टोक्यो में हुआ है, लेकिन ये दोनों कहां हुए हैं?
तो याद रखो कि जापान के ये दो शहर इतने खतरनाक हैं, एक का नाम है, याद रखने के लिए बता रहा है, एक सांप है एक नाग है, एक सांप है एक नाग है, नागोना और साप्पोरो। तो याद क्या रखेंगे, आपके जापान में 2 समर ओलंपिक और जापान में ही 2 विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है। एक हुआ है, यदि समर की बात करेंगे तो 1964 और आपका रिसेंटली 2020 और 21 का, ये हमें याद है। जो याद रखना है वो ये है कि एक विंटर ओलंपिक जो पहला हुआ वो 1972 में हुआ साप्पोरो में, ठीक है, और 1998 में जो हुआ था वो नागोना यहां पे किया गया। तो आप सांप और नाग दोनों को याद रख लो। निक एक कहावत कही जाती, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। तो हमने दोनों बातें याद रख ली कि जापान आपका ऐसा शहर बन गया, ऐसा देश बन गया भारत एशिया महाद्वीप का, जिसमें 4 ओलंपिक हुए हैं। और कभी पूछे कि ऐसा महाद्वीप हाल ही में जिसने लगातार 3 ओलंपिक करवाए हैं बैक टू बैक, तो वो आपका एशिया है। 2018, 2020 और 2022 सीक्वेंस में याद हो जाएंगे, ये याद नहीं करना हमको, एक क्रम से, क्योंकि ये अभी हम लोग इस दौर में जी रहे हैं, हमने इनको महसूस किया है, इसलिए अब आसानी से इनको हम याद रख सकते हैं। तो ये तो मतलब एक शुरुआत की भूमिका हो गई। अब देखें कि आपको पता है कि 2020-21 की बात की जाए ओलंपिक में, तो इनकी शुरुआत आपकी जो होगी वो 23 जुलाई से होगी। कब से हुई थी? 23 जुलाई से हुई थी, और 23 जुलाई से शुरुआत हो रही है, और पूरे ओलंपिक में 33 खेल खेले जाएंगे। कितने खेल खेले जाएंगे? 33 खेल के साथ में 339 इवेंट पूरे खेल में व्यवस्थित तरीके से खेले गए या आयोजन किया गया। हाँ, म्यूनिख में। तो ये थोड़ा सा विंटर ओलंपिक है, ये विंटर है, हाँ वो समर हुआ था, सही है क्या? एक साथ कैसे हो सकते हैं? पैरालंपिक होते हैं, 1 मिनट जरा देखते हैं। 1972 कहाँ लिखा था? 1972 है और 1998 है, हाँ यही है। और इसको एक बार देख लेंगे। वैसे तो हाँ, आपका 1972 में आपका समर ओलंपिक भी हो रहा था म्यूनिख में, हाँ समर ओलंपिक म्यूनिख में हुआ था। एक साथ तो खैर नहीं होना चाहिए, कुछ इसमें गड़बड़ है। चलो इसको अपन देखेंगे। वैसे तो ये है कि अभी पढ़ा जो यही है। अगला देखते हैं, तो कहाँ थे? हाँ, आपके 2020 में 33 खेल के साथ 33 खेलों के अंतर्गत कितनी प्रतियोगिता हुई, कितने इवेंट हुए? तो 339। याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? 33 खेल हैं और कितने कुल इवेंट कितने हुए? तो 339 टोटल इवेंट हुए थे। अब याद रखेंगे कि हमें तो एक बार कोई मौका दे, हमें कोई ऐसा मौका दे और ये कहे साहब आप हमारे यहाँ आओ और बढ़िया शानदार तरीके से रहो, खाओ पियो मौज करो, तो आप देखो एक लोग को बुलाना तो हम आराम से 10-12 लोगों को भेज देंगे। लेकिन हम बस इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे कि भारत ने इस बार 2020 में सबसे ज्यादा खिलाड़ी दल जापान में भेजा। अब तक का सबसे बड़ा खिलाड़ी समूह था जो आपके जापान में शामिल होगा। तो कितने खिलाड़ी भाग ले रहे थे? 119 से ज्यादा खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। और आप याद रखेंगे ये भारत का अब तक के सबसे बड़ा खेलों का ग्रुप या दल के रूप में हम लोग कहां गए थे? जापान गए थे खेलने के लिए। अब देखो कितने पुरुष हैं, तो आप बताएंगे 6-7 हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, 6-7 गए होंगे। ऐसे याद रखो कि आपके संविधान में 21वां अमेंडमेंट क्या था? सिंधी भाषा है। तो आप जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में, 8वें शेड्यूल में आपने पहली बार संशोधन जो किया था, वो संशोधन अमेंडमेंट जो किया था वो किस वर्ष किया था? हाँ यही तो 6-7 में किया था, 1967 में किया था, 1967 में किया था, और एक भाषा जोड़ दी थी सिंधी। तो आप बस ऐसे याद रखेंगे कि हमें नहीं पता कि यहाँ पे भी 6 हैं कि 7 हैं, जितने भी हों। तो वैसे ही आप याद रखो कि जो पुरुष गए थे उनकी, यानी कि पुरुष खिलाड़ियों की संख्या जो थी, मेल प्लेयर की जो संख्या थी वो 67 थे। कितने थे? 67 थे। अच्छा, अब महिला खिलाड़ी कितनी है? 52। महिला खिलाड़ी कितनी पार्टिसिपेट करेंगी? 52 महिला खिलाड़ी। ठीक है, तो ये बात आप याद रख लो। और भारत ने इस बार कितने इवेंट में भाग लिया था? अपने पास टोटल इवेंट कितने थे? मतलब ये है कि अपने पास अभी खिलाड़ियों की संख्या बहुत कम है। कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करके
कंप्लीट करेंगे। लेकिन इस बार हम 87 इवेंट में भाग ले रहे हैं और पार्टिसिपेट करेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा कि इस खेल की शुरुआत कब हुई, स्टार्टिंग कब हुई, तो आप बताएंगे 23 जुलाई को शुरू हुआ और ये 23 जुलाई को शुरू होगा। तो जापान में इसको शुरू किया गया, कब तक चलेगा, 8 अगस्त तक चलेगा। अब देखेंगे कि शुरुआत तो आपने 23 जुलाई को करवा दी, 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक का ये कार्यक्रम चलेगा। और अगली बात देखो, अब पूछेगा कि कौन सा स्टेडियम था, तो आप बताएंगे जापान में है नेशनल स्टेडियम। जापान नेशनल स्टेडियम के नाम से हम ये नाम याद रखेंगे, जिसमें आपके ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी। कहां पे, जापान नेशनल स्टेडियम में। आपने 2016 में रियो में पढ़ा था माराकाना स्टेडियम, तो हम उसी परिप्रेक्ष्य में 2020 में याद रखेंगे जापान इंटरनेशनल या जापान नेशनल स्टेडियम के नाम से। और इसका उद्घाटन कौन करेगा, जो जापान के सम्राट होंगे या जापान के जो प्रिंस होंगे उनके द्वारा इसकी ओपनिंग की जाएगी। अपने को तो बुलाया नहीं किसी ने, इसलिए अपन गए भी नहीं। वहां नहीं जाना चाहिए जहां पे अपने को कोई ना बुलाए। जैसे आपने वोट दिए होंगे, कभी ऐसा सौभाग्य मिला हो कि आपने कभी विधायक साहब को वोट दिए हों, सांसद को वोट दिए हों, सरपंच को दिए हों, पार्षद को दिए हों, आपने कभी राष्ट्रपति को वोट दिया है? हमारे पास मांगने नहीं आए तो हम भी नहीं गए। हमारे पास सरपंच आते हैं, विधायक आएंगे, सांसद आएंगे तो चले जाते हैं, चलो ठीक है यहां तक परेशान हुए, कुछ तो मेहनताना मिलना चाहिए। तो बस वैसे याद रखेंगे कि जापान के इन खेलों की जो ओपनिंग में ओपनिंग सेरेमनी को जो शुरुआत कर रहे हैं, जिसके द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है, उनका नाम है नोरुहिते। जापान के सम्राट का नाम क्या है, इनका नाम है नोरुहिते, जो इन खेलों का क्या कर रहे हैं, शुभारंभ करेंगे। अब क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे सुनते हैं। हमसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा कि आपके 2020-21 टोक्यो ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? 23 जुलाई। और कब तक चलेंगे? 8 अगस्त तक। तो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक इन खेलों का सिलसिला चला। और दूसरी बात पूछे, बताओ भारत ने कितने खिलाड़ी पहुंचाए? 119 119 खिलाड़ी आपने पहुंचाए, जिसमें से 67 पुरुष हैं और 52 महिलाएं हैं। और अब याद रखेंगे, इतने मिलाकर के 119 खिलाड़ी आपके जापान में भाग लेने के लिए जाएंगे। और मेडल कितने लाएंगे? कितने गए थे? बाद बाकी क्या कर रहे थे? नहीं 6-7 नहीं, उसमें 52 भी हैं। इसमें ये भी है, मतलब अपन टोटल याद रखेंगे 119 हैं। और 119 में से मात्र 7 मेडल भारत में आते हैं, अच्छी बात तो ये है। और टोटल 87 इवेंट थे, 87 इवेंट थे अपने पास में। चलो बहुत अच्छी बात है। अब पूछ लेगा कि बताओ कौन से स्टेडियम में इनकी शुरुआत हुई थी, तो हम बताएंगे इनका नाम है जापान नेशनल स्टेडियम। और ये कहां है? टोक्यो में है, ठीक है। और योकोहामा स्टेडियम में भी आगे के कुछ खेल खेले जाएंगे, ऐसे हम याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, नोरुहिते तो हम याद रखेंगे। पूछता है कि बताओ किसने शुरुआत की थी, तो बता देंगे नोरुहिते ने। ये है साहब, लग रहा है सम्राट जैसा, हल्का फुल्का तो नहीं लगना चाहिए क्योंकि सम्राट हैं। तो जिसके गले में हार है, वास्तविकता में वो उसके जीवन में नहीं होती कभी हार, क्योंकि इसने सारी हार तो गले में समेट लिया, अब काय की हार, ठीक है। हाँ हाँ विचार आ रहे हैं। चलो, ये जब शुरुआत हुई थी तो बहुत शानदार रंगारंग कार्यक्रम होता है, ऐसी बात नहीं है। अब याद रखेंगे कि हमने ये चीजें भारत में करवाएंगे, कभी समय रहेगा तब। ये बहुत मतलब लगता है देखने में कि हाँ, मतलब कितना शानदार जलसा रहा होगा जब इसकी शुरुआत हुई होगी, ओपनिंग हुई होगी। देखने लायक चीजें हैं। ये वो स्टेडियम है जहां पे इन खेलों की शुरुआत की गई थी। 23 जुलाई से खेलों की शुरुआत हो रही है, ठीक है। अगला देखो, आगे की बात करेंगे कि टोक्यो ओलंपिक की बात की जाए तो यहां का मैस्कॉट कौन था, शुभंकर कौन था, मिराई तोबा, मेरी तोबा, जो भी इसका हम उच्चारण करें। इसको आप लोग याद नहीं रखेंगे, इसको रटेंगे। इसलिए रटेंगे, अगले 4 साल तक काम आएगा। एक बार याद रख लो, मिराई तोबा, बात खत्म कि साहब आपके 2020-21 के ओलंपिक का जो मैस्कॉट हमने बनाया उसका नाम क्या है? मिराई तोबा। क्या नाम है? मिराई तोबा। अब मन में बात आएगी, ये कौन है, कैसा है, क्यों जोड़ दिया इसको? तो आप बताएंगे कि मिराई तोबा हिंदी का शब्द तो है नहीं। अब हिंदी का शब्द नहीं तो ये जापानी भाषा का शब्द है, जिसमें मिराई का अर्थ होता है भविष्य, और तौबा तौबा नहीं है ये, ठीक है। ये तौबा है जिसका अर्थ होता है अनंत काल, मतलब फ्यूचर अनलिमिटेड। भविष्य कैसा है?
अनंत काल है। तो अब हमसे कभी शायद पूछ ले कि बताएं मिराई तौबा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हम बता सकते हैं भविष्य अनंत काल। क्या बताएंगे? भविष्य अनंत काल। इसका यह शाब्दिक अर्थ हिंदी में अपना बनेगा। किसका? मिराई तौबा का। और मिराई तौबा कौन है? अरे मैस्कॉट है, शुभंकर है। हमें पता है कि हमारा बैच लास्ट में मिलता है हमको, लेकिन हम भी बहुत कलाकार आदमी हैं। आप लोगों की इस समय आते आते हालत बिल्कुल गर्मी के उस गन्ने जैसी हो जाती है जिसको 4-5 बार उस मशीन में डाल के पूरा रस निकाल लिया जाता है। अपन वो आदमी है साहब, नींबू पुदीना फंसा फुसू के एक आध गिलास तो भर ही लेंगे। तो हम भी मानने वाले नहीं है। हाँ कुछ तो आप लोग टेंशन नहीं लो कि आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम उसमें से जो बनाए कोकस नहीं कर देंगे उसको। ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा वो। तो चलो आ जाओ जरा देखो। अब आपको याद रखना है कि आपका जो मैस्कॉट या जो शुभंकर है उसका नाम क्या है 2020-21 में? मिराई तौबा। और मिराई तौबा का अर्थ क्या होता है? फ्यूचर इन्फिनाइट कह लो या भविष्य अनंत काल कह लें। अब देखो एक और क्वेश्चन पूछेगा कि आपने जो मिराई तौबा बनाया है उसका रंग क्या है, तो हम उसका कलर बताएंगे इंडिगो ब्लू है। कैसा रंग है इसका? इंडिगो ब्लू है। आपको दर्शन करवाएंगे, ये है इंडिगो ब्लू, ये मिराई तौबा है, ये सोमेटी है। आपके पैरालंपिक में काम आएगा भी। ठीक है, आगे इसके बारे में बात करेंगे। मतलब दोनों एक साथ हैं। तो आप याद रखेंगे ये कौन से भाई साहब हैं? ये है मिराई तौबा। और मिराई तौबा को खुद नहीं पता चला कि भविष्य हमारा क्या है, इसको खुद को पता नहीं चल रहा कि भविष्य हमारा क्या है, तो इसने तब कहा कि साहब भविष्य अनंत काल है, फ्यूचर इन्फिनिटी है। ठीक है, अब देखिएगा जरा, ये दोनों एक जैसे सुंदर सुंदर लग रहे हैं। यहां पे इसलिए लिया क्योंकि नाम लिखे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये मिराई तौबा है। अच्छा, पिंक कलर भी पूछेगा तो कलर बता दो। इंडिगो ब्लू। इंडिगो ब्लू ओलंपिक का है, और पिंक पूछेगा तो पैरालंपिक का है। तो अब हमसे बाई चांस कभी क्वेश्चन पूछे, बताएं टोक्यो 2020 में आपके मैस्कॉट शुभंकर का नाम बता दो, मिराई तौबा, कलर बता दो इंडिगो ब्लू, अर्थ बता दो भविष्य अनंत काल। अब पैरालंपिक की बात कर लेते हैं, तो सोमेटी और कलर पूछेगा तो पिंक कलर। आगे की बात देखो। अगले की बात करते हैं, टोक्यो ओलंपिक में क्या थीम सॉन्ग था? बेहद शानदार था थीम सॉन्ग भाई साहब। जरूरी भी है क्योंकि नहीं तो भारतीय खिलाड़ी हैं अपने जैसे ही, क्योंकि हम भी भारतीय खिलाड़ी भी भारतीय। आलस खा गए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आलस के चक्कर में ही आपके मिल्खा सिंह चूक गए थे मेडल से। ठीक है, ऐसे याद रख लें। तो अपन क्या है साहब, उनमें ऊर्जा भरते रहेंगे साहब, उनमें जान भरते रहेंगे। बिरला सीमेंट सबके ऊपर डालते रहेंगे, छिड़कते रहेंगे, क्योंकि बिरला सीमेंट में क्या है। अगली बात देखो, टोक्यो की बात कर रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहे हैं, तो खिलाड़ियों को क्या करने के लिए, ऊर्जावान उत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हमने खिलाड़ियों के लिए गाना तैयार किया, हिंदुस्तानी वे। कौन सा गाना तैयार किया? अच्छा, ये वे वो वाला नहीं है, क्यों वे, ये हिंदुस्तानी वे। याद रखेंगे, ये सॉन्ग है, ये गीत है, ये गाना है, और ये भारतीय खिलाड़ियों को उत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए तैयार किया गया। किसने किया तैयार? मानना पड़ेगा व्यक्ति के म्यूजिक में दम नहीं है। ये मान लो कि साहब सोते आदमी को एकदम जगा सकता है, कलाकार है, इसमें दोहराए वाली बात है। लेकिन गाया किसने था? ये कौन है? हाँ, ये लड़की तो किसी की होगी, ये तो सही बात है। हाँ, इंडस्ट्री, हाँ ये सही बात है। इनके पिताजी बहुत बड़े एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, औद्योगिक हैं, अरे व्यवसायिक हैं। और इसका जो शौक पेशन जो कह ले वो गाने का। सामान्यतः अंग्रेजी के गाने खूब गाती हैं, लेकिन इस बार इनको मौका दिया गया है कौन सा गाना गाने के लिए? हिंदुस्तानी वे। तो आपसे कभी पूछे कि आपके 2020 ओलंपिक में गाने का जो कंपोज करने का जो काम है वो AR रहमान साहब कर रहे हैं, लेकिन गाने जो किसने गाया था, सिंगर कौन है? उनका नाम है अनन्या बिरला। क्या नाम है इनका? अनन्या बिरला। अब देखते हैं अगली बात कि ये तो ओलंपिक की बात होगी। अब कहीं ना कहीं पैरालंपिक में के खिलाड़ियों को भी तो हम मोटिवेट करेंगे, तो उनके लिए आपने एक थीम सॉन्ग तैयार किया, कर दे कमाल तू। कौन सा गाना है? कर दे कमाल तू। दोनों बातें याद रखेंगे एक साथ। क्या याद रखोगे? 2020 के ओलंपिक में तो आप याद रखेंगे हिंदुस्तानी वे, और पैरालंपिक में बात की जाएगी तो कर दे कमाल तू। अब बात आएगी कि साहब ये गाना किसने तैयार किया है, तो ये उत्तर प्रदेश लखनऊ रहने वाले एक दिव्यांग क्रिकेटर हैं, इनका नाम है संजीव सिंह।
उनके द्वारा इस गाने को गाया गया है, तैयार किया गया है। तो अब देखो दो दो क्वेश्चन एक साथ हम लोग पढ़ लेंगे कि आपके ओलंपिक में जो मैस्कोट था उसका नाम है मिराई तौबा, कलर आपको पता है इंडिगो ब्लू, वैसे ही हम तैयार कर लेंगे पैरालंपिक में सोमेटिव, और सोमेटिव आपका कलर हो गया पिंक। अब पूछेगा ओलंपिक का थीम सॉन्ग बता दो, हिंदुस्तानी वे, पैरालंपिक का थीम सॉन्ग बता दो, कर दे कमाल तू, और किसने गाया किसने लिखा, AR रहमान ने, और सिंगर कौन है। वैसे याद रखो यहां पे दोनों काम करेंगे आपके संजीव सिंह, और ये उत्तर प्रदेश के एक पैरा क्रिकेटर हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग इनको याद रख लेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट की बात की जाए, ओलंपिक उद्घाटन समारोह की बात की जाए, तो आपको ये डेट तो बहुत अच्छे से याद है। मैं बार बार कहूंगा अपनी डेट ऑफ बर्थ भूल जाना किसी मतलब की नहीं है, हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, बाद बाकी जितने भी वर्ष डेट सन जो भी मिलेंगे वो सब आपको याद रखना है। तो इस ओपनिंग के समय में जब खेलों की शुरुआत हो रही थी उस समय में आपके भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है हर एग्जाम के हिसाब से। अच्छी बात तो यह है कि हम लोग ये जो पोर्शन पढ़ रहे हैं ये किसी एग्जाम के लिए लिमिटेड नहीं है, देसी विदेशी अंतरदेशी चाहे जैसी एग्जाम दो आप। मैं तो ये कह रहा हूं मैं ऐसा भाग पढ़ा रहा हूं जो इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम हो ना उसमें भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये तो सब कई देश शामिल हो रहे हैं। तो अब देखो जरा कि कौन है, तो दो नाम याद रखेंगे, एक तो आपके मनप्रीत सिंह हैं और दूसरे आपके मनप्रीत कहां गए, मैरी कॉम कहां गए, चलो दो हैं, सही बात है। तो यहां लिख देते हैं, यहीं के आसपास होंगे, आ जाएंगे। तो आप याद रखेंगे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ये आप जानते हैं कौन है, बॉक्सर हैं, और ये कौन है, हॉकी टीम के कप्तान हैं। तो हम इन दोनों खिलाड़ियों के नाम याद रखेंगे। ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक का काम कौन कर रहे थे या ध्वजवाहक कौन थे, तो आप बताएंगे मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, ये हैं आपके मनप्रीत सिंह, दिख रहा है, ठीक है। अब ये हैं आपकी मैरी कॉम, ये यहां पे हैं। अब देखो जापान के टोक्यो शहर में ओलंपिक ध्वज समारोह में शामिल कौन है, MC मैरी कॉम। दोनों नाम हमने आसानी से याद रख लिए। और इसके बाद अब देखो आगे की बात, दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। यदि बात की जाए समापन में, एंडिंग समापन के समय में ध्वजवाहक कौन थे, तो आप बता देंगे ध्वजवाहक कौन है, बजरंग पुनिया है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, हम इनको शकल से ही पहचान गए। तो आप याद रखेंगे आपके समापन के समय में मनप्रीत और मैरी कॉम, हाँ उद्घाटन में ये हो गए दोनों खिलाड़ी आपके उद्घाटन में, ओपनिंग के समय में, उद्घाटन में, और समापन के समय। भाई साहब समापन में कोई मजबूत आदमी होना चाहिए, तो बजरंग जैसा खिलाड़ी पहुंचा दिया। जो आप बात करते हैं ना, ये बजरंग लिखा है, ये कहीं ना कहीं बजरंग जो बना है वो इस शब्द से बना था, हिंदी के बजरांग से। जिसका अंग वज्र जैसा है वो बजरंग है, तो कहीं ना कहीं सॉलिड व्यक्ति है, मजबूत आदमी है। तो आपने आखिरी में जो व्यक्ति को पहुंचाया कि साहब सबसे मजबूत कौन है, कि साहब बजरंग ही है, तो बजरंग को पहुंचा दिया। तो आपने तीन नाम याद रखे, शुरुआत में आपके हो गए मनप्रीत और मैरी कॉम, अंत में लास्ट में आप याद रखेंगे बजरंग पुनिया को। और डेट पूछेगा तो 8 अगस्त और 23 जुलाई, 23 जुलाई और 8 अगस्त, हम ये डेट भी याद रख लेंगे। अब देखो ये आपका वो सीन है, ध्वजवाहक के समय में, ओपनिंग के समय में आपको पग या पगड़ी में दिख रहे होंगे और बगल में ही मैरी कॉम दिख रहे होंगे, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, हम अच्छे से जानते हैं। अच्छा अच्छी बात क्या है कि ये जो आपका जो खेल जो हुए थे बड़ी ही देख रेख में हुए थे, ऐसा नहीं कि चाहे जैसे खेलो हर साल की तरह, हर बारी की तरह, क्योंकि कोविड का दौर था, बिन की जीत गए तो वहीं खड़े रहो, बहुत अच्छी बात है। नहीं ऐसा नहीं कि ज्यादा प्रफुल्लित हो गए, बिन क्या सब गले लग रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं, वहीं दूर से, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है, ठीक है। अच्छा ये है आपके, इनको तो बताने की आवश्यकता नहीं है, इनसे परिचय कर लो। ये कौन है, देखो आप लोग वास्तव में जानकार आदमी इनको जानते हैं, इसको क्या, हाँ ठीक है। और ये आपके कौन है, अनुराग ठाकुर हैं और ये किस मंत्रालय में पदस्थ हैं। अच्छा इन्हीं के सानिध्य में अपने नेतृत्व के लिए सारे काम हम देख रहे थे, ठीक है। अगली बात देखो, अब आगे की बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक में कितने खेल जोड़े गए, तो खेलों की सिफारिश तो 5-6 खेल बना के तैयार कर दिए, लेकिन अंतिम रूप से आपके 4 खेल हमने शामिल किए, सफरिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे, ये 4 खेल जोड़े गए। इसके अलावा कुछ पुराने खेलों की वापसी भी करवाई गई, जैसे बेसबॉल,
पुरुषों के लिए, सॉफ्टबॉल महिलाओं खेल की। तो अब हमसे पूछेंगे कि कितने नए खेल जोड़े और कितने पुराने खेलों को हमने दोबारा से आपके 2020 ओलंपिक में दोबारा से शामिल कर दिया। तो आप बताएंगे ये खेल सफरिंग, स्केटबोर्डिंग। अच्छा, अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा होगा, मत आन दो, अब समझ में आएगा। जरा देखते हैं, आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि ओलंपिक में आपने कितने खेल शामिल किए थे, तो आप बताएंगे 4 खेल शामिल कर रहे हैं। ये सफरिंग है, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग, सर्फिंग, सर्फिंग, हाँ रा पहले है, सर्फिंग है। और ये आप देखेंगे एक स्केट की तरह है, या आप कहें कि ये समुद्र या पानी के क्षेत्र में खेला जाएगा। और दूसरी बात देखेंगे, ये है आपका स्केट बोर्डिंग, ये है आपका, अच्छा अपने यहां तो खैर इसका ट्रेंड कम है, लेकिन आजकल की नई जनरेशन इन सब चीजों की तरफ थोड़ा सा रुझान है। या ऐसा कहें कि आजकल के जो बालक हैं, जो अपने आप को नहीं कहते कि कूल बॉय है ना, तो हाँ वो उस तरह के जो बच्चे हैं वो इसी फील्ड में आजकल खूब जा रहे हैं। ऐसे खूब उनके हुलिया देखिए, शरीर देखिएगा कि ऐसा लगता है कि साहब उनकी शर्ट किसी हैंगल पे झूल रही हो। ठीक है, कोई बात नहीं है, वो तो खैर उम्र के साथ सारी चीजें सुधर जाएंगी। तो ये स्थिति जो है कि वो आजकल की, जैसे मान लो कि शारीरिक से संबंध, शरीर से संबंध जितनी फिजिकली एक्टिविटी है, इस प्रकार के खेलों में खूब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये आपने देखा होगा क्लाइंबिंग जैसा है कि दीवार पर चढ़ रहे हैं। ठीक है, आप इसको कहेंगे स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। क्या कहते हैं? स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, एक खड़ी दीवार पर चढ़ने का अभ्यास करा रहे हैं। फिजिकल कॉलेज वगैरह में ये सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से बनी होती हैं। और ऐसे नहीं 5-5, 7-7 मंजिल खूब लगभग 20-30 मीटर या 50-60 मीटर अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से या खिलाड़ी के हिसाब से सारी चीजें तैयार की जाती हैं। हालांकि अपने शहर में भी रॉक क्लाइंबिंग के लिए सरकार ने पहले व्यवस्था बनाने का प्रयास किया था कि इस किले की चट्टान पे भी, पहाड़ी पर भी क्या किया जाएगा, रॉक क्लाइंबिंग की जाएगी। लेकिन वो सारी व्यवस्थाएं ठंडे बस्ते में डली हैं, जाने कब क्या होगा पता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम यहां से याद रख सकते हैं कि खड़ी दीवार पर चढ़ना, लेकिन आपके लिए यहां पे व्यवस्था है, थोड़ी सी सहारा रहेगा जिसके माध्यम से आप ऊपर तक जा सकते हैं। ये तो खेल आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहां से आप याद रखोगे कि हमने अंतिम रूप से 4 तो नए खेल जोड़ लिए थे, और उसके बाद देखेंगे कि 4 नए खेल जोड़े, बाद में 2 खेल जो पुराने थे उनको वापस हमने ऐड कर लिया, एक तो बेसबॉल और दूसरा सॉफ्टबॉल। अब बात आती है आपके आदर्श वाक्य की। अब बात आएगी किसकी? आदर्श वाक्य की, कि आपने आदर्श वाक्य में 2020 में ओलंपिक में थोड़ा सा संशोधन किया था। हम लोग शुरू में ये बात किए थे, अभी तक का जो हमारा आदर्श वाक्य था वो आपको बहुत अच्छे से याद है, सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। क्या था? सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस, ये हमको याद है। लेकिन इस बार हमने संशोधन करके इसमें नया शब्द जोड़ दिया, कौन सा? कम्युनिटर। ठीक है, आप याद रखेंगे कि अभी तक आपका जो इसका अर्थ होता था तेज, ऊंचा और मजबूत। ठीक है, अब आप याद रखेंगे कि हिंदी में इसका यदि हम लोग अर्थ देखते हैं, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस का तेज, ऊंचा, मजबूत या बलवान भी कह सकते हैं, इसको बलवान भी कह सकते हैं, शक्तिशाली भी कह सकते हैं। तो अभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताएंगे कि सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और सी, कम्युनिटर भी याद रख लेंगे। ये 4 वर्ड जोड़ करके आपने नया आदर्श या आइडियल सेंटेंस तैयार किया है 2020 में। आपने पहली बार किस ओलंपिक में आदर्श वाक्य या आइडियल सेंटेंस को शामिल किया था? के 1914 में। बताओ, 1920 में किया था। कब किया था? हाँ, 1920। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि 1920 वाला ओलंपिक को आपको बेहद ढंग से पढ़ना है। क्या जो भी हमने उसमें नए नए पॉइंट ऐड किए थे उनको आप अलग अलग करके ऐड कर लो, लिख लीजिएगा, क्योंकि हम एकदम से हो सकता है भूल जाएं, और उनको याद मतलब समय समय के साथ में पढ़ते रहो। 15-20 दिन के बाद, 10-15 दिन के बाद, जब भी हमें ऐसा लगे कि आज थोड़े से फ्री हैं तो थोड़े से समय जब अपने पास रहे, छोटी छोटी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल है कि हम फ्री हो पाए। अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये नाम फिर रटना पड़ेगा, मोमोजी निशिया। वैसे तो आपने देखा होगा ना कि अपने यहाँ मेघालय के लोग आ जाएं, अपने यहाँ नागालैंड के आ जाएं, सब जापानी या चाइनीज हैं। अपने को नहीं पता कौन कहाँ का है, सब अपने कहते हैं तो जापानी कहाँ से आ गए, चाइनीज कहाँ से आ गए। तो अब जो भी व्यक्ति जैसा है या हमारी जो मानसिकता है उससे हम थोड़ा सा निकलेंगे, लेकिन एक शब्द यहां से याद रखने के लिए बता रहे हैं
कि मोमोज कहां से आए? तो बस ऐसे याद रख लो, क्योंकि देखो चीजें सरल हो सकती है तो सरल कर लो, कठिन काय को करो। तो आप याद रखेंगे कि आप देखेंगे कि मोमोज भी छोटे छोटे हैं, और मोमोजी निशिया जो हैं इनकी भी उम्र बेहद कम है, लगभग 14 वर्ष के आसपास है। मोमोजी निशिया ऐसी जापान की पहली छोटी सी या सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनेंगी, ओलंपिक प्लेयर बनेंगी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। जैसे आप याद रखो 2012 में एमसी मैरी कॉम, जो आपकी पहली बार में 2012 में पहली बार बॉक्सिंग या फीमेल बॉक्सिंग शामिल की गई थी और पहली बार में ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया था, बताया था ना ये बात। वैसे ही यहां पे क्या हुआ कि आपकी स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग पहली बार शामिल हो रही है, और उसी पहली बार के खेल में महज मैंने क्या कहा, जो नए नए उम्र के बच्चे हैं। एक बात और समझना, आप और हम, यदि हमें जो काम थोड़ा सा रिस्की काम होगा वो करने में हमें डर लगेगा, और जो बालक कम उम्र के हैं 12-14 साल के हैं, हम भी उस समय थे तब अपन भी साइकिल हाथ छोड़ के चलाया करते थे, और आज की तारीख की बात कर लो तो साहब ऐसा लगता है कि आराम से निकल जाओ, धीरे से, नहीं पता चले कि कोई चपेट दे जाए अपने में। मतलब अब बच के चलते। जैसे जैसे उम्र का पड़ाव बढ़ता जाता है, जीवन जीने की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। और अच्छा, अपने घर में दादी दादा हो जिनकी उम्र 80 से ऊपर हो, बिना की मर कहीं नहीं जाती, जो ठंड में हैरान है रही हो, मैंने कहा हम कहा मत जा तू। मतलब वो तो ऐसा नहीं, मतलब एक सामान्य भाषा में व्यंग वो भी कर रही, जैसे अपन ने व्यंग किया उनने भी कर दिया। तो क्योंकि अब जैसे उन्होंने 80 वर्ष का जीवन जिया, तो उनके जीवन जीने की इच्छा और ज्यादा प्रबल है। बेशक बुढ़ापा है तो क्या हुआ, वो चाहे और बने रहे 10-20 साल जाने तो है ही। और लेकिन जो व्यक्ति जिसने दुनिया कम देखी है, जिसके पास उम्र कम है, वो याद रखिएगा वो एडवेंचर और रिस्क उतना ज्यादा ले सकता है। वो साइकिल भी हाथ छोड़ के चलाएगा, इवन कार भी ऐसे चलाएगा, या उसको मतलब जो भी संसाधन दे दो उन सब में वो एक्सपर्ट होगा, क्योंकि उसको पता है मरेंगे तो मर जाएंगे, और क्या होगा इससे ज्यादा। क्योंकि अब जैसे अपन लोगों के पास में क्या है कि हमने दुनिया नहीं कहते, धीरे धीरे दुनिया देखी है। जिन्हें दुनिया देखी वो और मन करते और देख ले आगे क्या है, जिन्हें कुछ नहीं देखा उन्हें कि अब कुछ देखो नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, तो बस वैसे याद रखो, इन सभी नए नए युवाओं के पास में, इनके पास क्या जोश भी है, जुनून भी है, और गिर गया तो क्या ऐसे करके फिर खड़े हो गए, नहीं आ जाओ। अपने जैसा आदमी खड़ा हो गया, दो लोग आइयो नहीं उठवाइयो नहीं। तो अब जरा समझिएगा कि ये महज लगभग 14 साल की उम्र है, और 14 साल की उम्र में इन्होंने आपको गोल्ड दिलवा दिया। अच्छा, अब एक बात समझिएगा कि हम लोग जब थे 14 साल के, तब हमें ये नहीं पता था गोल्ड, सोने को भी गोल्ड कहते हैं क्या, नहीं पता था। और नहीं पता था कोई बात नहीं, लेकिन ये जनरेशन गैप है, कोई बात नहीं है, हमारे साथ नहीं बहुत से लोगों के साथ हुआ था। तो इनकी वैसे आपसे उम्र तो नहीं पूछेगा, उम्र इसलिए नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने आपको एक लगभग आइडिया दे दिया कि आप लगभग 14 साल, याद रखो कि 14 साल से कम है। 14 साल की कम उम्र में मोमोजी निशिया ऐसी पहली खिलाड़ी बनेंगी जो आपके कम उम्र में क्या जीत रही हैं, गोल्ड मेडल जीत रही हैं। और वह खेल पहली बार शामिल किया गया था आपके 2020 के ओलंपिक में, और इन्होंने यह रिकॉर्ड जापान की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी के रूप में भी रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही देखेंगे कि इसके साथ देखें सबसे अधिक उम्र के कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं, सबसे कम उम्र के बन गए। ठीक है, अधिक उम्र के बाद के पास चलते हैं। अपन देखेंगे कि अपने पास एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे अधिक उम्र दराज है, सबसे अधिक क्या है, उम्र दराज है, और वो आपके इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने आएंगे। अब याद रखो कि ये कौन सा ओलंपिक भी खेल रहे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। एक नाम याद रखेंगे, एंड्रू हॉय, और इससे हम क्या क्या चीजें याद रखेंगे जरा समझना। इनका नाम है एंड्रू हॉय, ये लिखा एंड्रू हॉय। अच्छा, इससे आप किसी जानवर का नाम बता सकते हैं हॉय से? हॉर्स, तो बस बात खत्म हो गई। हॉर्स राइडिंग करते हैं, पूछेगा ना कौन से खेल से संबंधित हैं, तो हम बताएंगे एंड्रू हॉय का संबंध किस खेल से है। ये घुड़सवारी करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, और ये कहां के हैं, ऑस्ट्रेलियाई के घुड़सवार। वैसे लिखा है, आपने नकल नहीं कर पाई। अच्छा, पता थी, चलो। तो अब हम क्या याद रखेंगे कि ये एंड्रू हॉय जो हैं, ये घुड़सवार करते हैं या हॉर्स राइडिंग करते हैं, और कहां के हैं, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले। कितने ओलंपिक खेले हैं, तो सबसे ज्यादा उम्र दराज के खिलाड़ी के रूप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड्रू हॉय। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो पहले एंड्रू हॉय की तरफ चलते हैं। देखो लग रहा है ये सबसे अधिक उम्र दराज है। ये ताकत होती है फिटनेस में। आपके अनिल कपूर साहब को देख लो, नहीं होंगे। हाँ सही कह, लोग बाग जो जवान है वो शर्मा जाते हैं, उनकी अच्छा ये है, उनकी संतान देखे कहती ये हम इनके हैं कि ये हमारे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि उम्र का बड़ा
करा कंसेप्ट रहता है तो सबसे बढ़िया क्या है, फिजिकली फिट जो है वो व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से कभी परेशान नहीं हो सकता। तो ये तो अपने एंड्रयू हॉय हो गए जो कहां से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, कितने साल के हैं, 62 वर्षीय हो चुके। अगली बात देखो, एक नाम और याद रखेंगे, सीरिया की हैं, सीरिया की हैं, 12 वर्षीय खिलाड़ी हैं जो टेबल टेनिस में शामिल हो रही हैं। हालांकि हम देखेंगे 12 वर्ष और 330 या 335 दिन के आसपास है। कोकोना है, जापान की एक खिलाड़ी है, वो सिल्वर मेडल जीतती हैं, वो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी रहेंगी, कहां की, जापान की। कोकोना उनका नाम है, ऐसे करके याद रख लेंगे तो यहां लिख भी लेते हैं पॉइंट। जापान की एक सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं, आपके साथ नोट्स में ये मेंशन होगा, सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं, इनका नाम है कोकोना। एक मोमो, एक कोको, मोमो कोको ऐसे करके याद रखो। हाँ नहीं, कोकोना जापान की हैं, हाँ हिराकी। अब आप याद रखेंगे जो सबसे कम उम्र की जापान की खिलाड़ी कोकोना, और आपसे पूछे वही सबसे कम उम्र की जिन्होंने जापान की खिलाड़ी ने गोल्ड जीता तो मोमोजी निशिया, ठीक है। और अगली बात देखो, अब कह रहा है कि सीरिया की ऐसी खिलाड़ी का नाम बताना जो सबसे कम उम्र की पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये महज 12 वर्ष की हैं और इनका नाम क्या है, हैंड जाजा। क्या नाम है, हैंड जाजा। ये सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है पूरे ओलंपिक में है। ये बात आप यहां से याद रखेंगे। और ये क्या खेलती हैं दोस्तों, तो आप बताएंगे टेबल टेनिस। टेबल टेनिस कैसे खेलेंगे, सारे खेल हैं। तो अब कहीं ना कहीं याद रखो ये हैंड जाजा है, तो हाथ से ज्यादा खेलती हैं, तो ये है हैंड जाजा, ये टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक है। अगली बात देखते हैं। अब जैसे आगे की बात की जाए, अगला नाम तो बड़ा खतरनाक आ गया, ये तो असली बाहुबली। वास्तविकता में सभी हीरो तो ठीक है, ये सभी एक हीरो होते हैं रियल, एक होते हैं ना रियल। ये रियल हीरो की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये खिलाड़ी जिसको, अगली बात देखो, आपसे कभी पूछेगा बताओ भारत को ट्रैक एंड फील्ड में, अच्छा ट्रैक एंड फील्ड की रानी किसे कहते हैं, पीटी उषा को कहते हैं। तो ट्रैक एंड फील्ड में पहली बार गोल्ड दिलवाएंगे तो बता दो, नीरज चोपड़ा दिलवाएंगे। कौन दिलवा रहा है, नीरज चोपड़ा दिलवा रहा है। इनके बारे में पहले कुछ बातें देखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। इनको 2000, अच्छा अच्छी बात क्या है कि जब ये जूनियर भी खेलते थे ना, तब से ही समझ में आ गया ये व्यक्ति बहुत कुछ बड़ा करेगा। अभी इनकी उम्र लगभग कितने वर्ष की होगी जब ये ओलंपिक जीते थे, मात्र 23 साल की उम्र थी। कितने वर्ष की, 23 साल की उम्र थी। यानी कि 23 साल में अपने आप लोग बाग चक्कर में पड़े हैं, कोई एसएससी, कोई पीएससी, कोई जाने क्या क्या, लेकिन अपने अलग टारगेट है, उनकी अलग टारगेट है। हर व्यक्ति अपने टारगेट को लेकर के चल रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं कि अब हम क्या करेंगे, अरे करेंगे क्या, हमने पहले तय कर लिया था, हमने पहले तय कर लिया कि हमको क्या करना है। नीरज चोपड़ा ने पहले तय कर लिया उनको क्या करना है, डिपेंड करता है। तो अब ऐसा नहीं कि अपन कि हम ही खेल में होते, तो अरे खेल में होते तो अधिकारी कौन बनेगा, फिर ये सभी खेलने लगेंगे तो बाद बाकी व्यवस्थाएं कौन चलाएगा। तो आप में वो देखो होता क्या है कि हम खेल में चले जाते, इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो सारी व्यवस्थाएं फिक्स हैं कि हम में जो काम करने की काबिलियत है, हमारी व्यवस्था उसी काम के लिए लगाई जाएगी। आपका दिमाग चलता है प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मैनेज करने में, और किसी का अलग चलेगा बने कि अच्छा अपने को अभी भी नहीं पता कि कौन इसमें से डीएसपी बनेगा, कौन तहसीलदार बनेगा, कौन जेलर साहब बनेंगे। अब उसमें भी ये देखेगा कि इनके दिमाग का कौन सा हिस्सा किस क्षेत्र में ज्यादा काम करता है। अब हो सकता है किसी का गणित बढ़िया होने के हिसाब इनको तहसीलदार, नायब तहसीलदार बना दो, हिसाब किताब करते रहेंगे बैठे बैठे जाओ, ठीक है। और कोई लग रहा है कि साहब तेज कड़क तर्राट स्वभाव का, इनको डीएसपी में जान दो। तो वो सब चीजें फिक्स हैं, अपने को ज्यादा टेंशन नहीं लेना, मेहनत करना है। तो देखिएगा जैसे बात करते हैं आपसे, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताइएगा कि नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो बता दो 2018। अच्छा ये अच्छी बात है कि ये आपके पदस्थ हैं ऑलरेडी पहले से भारतीय सेना में, इंडियन आर्मी में है ये पहले से ही। और इंडियन आर्मी में रहते हुए 2020 को गणतंत्र दिवस के सम्मान पर इनको विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। तो शायद ये क्वेश्चन भी कभी हमसे एग्जाम में पूछा जाए, बताइएगा कि आपके नीरज चोपड़ा को विशिष्ट सेवा पदक से कब सम्मानित किया गया था। तो ये हाल ही में सम्मानित किया गया है, तो 2020 में इनको सम्मानित किया गया। इनका जन्म हो रहा है 1997, इस उम्र के आसपास के अपन होंगे एक आदि तो, ठीक है, कोई नहीं। अरे तो अब देखेंगे 1997 में इनका जन्म हो रहा है कहां पे, तो आप बता दें, ये क्षेत्र ही ऐसा है, ठीक है, जहां से आप, नहीं खंडरा नहीं, हरियाणा,
हरियाणा याद रख लेंगे, ठीक है। ये क्षेत्र ऐसा है जहां से आपके खेल क्या अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं, लेकिन ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट जिस जिले के अंतर्गत आएंगे वो पानीपत है। पानीपत हुआ, हल्दी घाटी हुआ, ये सभी क्षेत्र ये ऐसे हैं कि ये तो भाला क्या, ये तो आदमी को उठा के फेंक दें साहब। भाला तो बहुत छोटी चीज है, भाला में कितना वजन, मात्र 800 ग्राम, कितना होता है 800 ग्राम वजन होता है भाला में, तो ये तो 800 ग्राम तो ये चाया तक फेंक देंगे, क्योंकि जहां पे दुनिया का सबसे पहला बड़ी बड़ी चीजें फेंकी गई कुरुक्षेत्र में, तो समझिएगा ये वही बेल्ट है जहां पे दुनिया का सबसे प्रसिद्ध ज्ञान दिया गया, गीता जैसा ज्ञान। तो सोचो कई सारे आदमी तो भारी ज्ञानी होंगे और कई सारे लोग बलशाली भी, हमको दिखाई भी दे रहा है, जिसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं, ये विशिष्ट सेवा पदक के साथ में है नीरज चोपड़ा। अब देखो ये तो खैर उस समय जो हाल ही हाल पढ़ाया था इसलिए उस समय लिखवा दी थी, ठीक है, जानते ही पढ़ी होंगे हमने ये खूब लाइनें, तो सोशल मीडिया पर तो खूब चलती रहती, वहीं से उठा ली अपन ने भी, ठीक है। अगली बात देखते हैं। अब देखो कि जैसे जूनियर की बात करते हैं तो 2016 में आंकड़े आपको याद नहीं रखना, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि मैंने क्या किया कि जूनियर से ही हमें पता चल गया या इनके जो कोच थे उनको पता चल गया ये खिलाड़ी कुछ बेहतर करेगा। देखो कि उन्होंने जूनियर में भी आपका गोल्ड जब जीता था तब इनका रिकॉर्ड कितना था, 86.48 के आसपास। ये इन्होंने सबसे पहले जूनियर में फेंका हुआ भाला जो आपका विश्व रिकॉर्ड बन गया था जूनियर चैंपियनशिप में, तब इनको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था नीरज चोपड़ा को, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं तो 2018 ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 2018 हम लोग जब कॉमनवेल्थ पढ़ेंगे तब आगे बात करेंगे, उसमें भी गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ में नीरज चोपड़ा ने फिर से दोहराया वही इतिहास, थोड़े से चूके लेकिन कोई बात नहीं है, यहां पे भी फिर से गोल्ड मेडल के लिए भाला फेंक दिया और आपको दोबारा से गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ में सम्मानित किया जाएगा। गोल्ड कोस्ट में, कहां हो रहा है, गोल्ड कोस्ट में, ऑस्ट्रेलिया। तो ये याद रखेंगे, आपसे पूछ ले बताइएगा कि इनको कॉमनवेल्थ में कौन से मेडल से सम्मानित किया गया, तो आप बताएंगे कहां पे, गोल्ड कोस्ट, तो गोल्ड कोस्ट ही है, तो वहां पे गोल्ड के अलावा कहीं कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये बात हम यहां से याद रखेंगे। अगली बात देखो, अगला तो रिकॉर्ड ही बन गया, फिर कोई दिक्कत ही नहीं कि 2020 में 2020 और 21 2020-21 में जापान में ये स्वर्ण पदक जीते। क्या स्थिति रही क्या स्थिति रही कि हम अभी तक गोल्ड से चूकते रहे, तो आप बताएंगे कहीं ना कहीं हो सकता है कि या तो खिलाड़ियों के प्रदर्शन में कुछ कमी रह गई हो या कुछ ऐसी स्थिति रही कि खिलाड़ी उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग भारत में प्रदर्शन करते हैं और मैच या खेल हो रहे हैं कहीं बाहर, तो कई सारी स्थिति रहती है, बदलाव होता है, मौसम का भी कह सकते हैं, खेलने का प्रेशर दबाव भी होता है, तो कई बार खिलाड़ी चूक जाते हैं। तो आपके 2008 के बाद आपके पास भारत में 2008 के बाद अब आप 2021 में गोल्ड मेडल पे वापसी कर रहे हैं, ये बात हम यहां से याद रख लेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगली बात देखो, गोल्ड मेडल अभी तक इंडिविजुअल तरीके से या व्यक्तिगत तरीके से कितने खिलाड़ी जीते हैं, 2 ही जीते हैं। अभिनव बिंद्रा 2008 में जीतते हैं और उसके बाद देखेंगे आपके नीरज चोपड़ा आएंगे जो आपके भाला फेंक में ये गोल्ड मेडल जीतेंगे। तो अभी तक मात्र 2 ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास व्यक्तिगत तरीके से गोल्ड मेडल पहुंचे हैं, ठीक है, चलेगा। तो आज की बात हम लोग यहीं रखते हैं, आगे की चर्चा होगी कल। नमस्कार, धन्यवाद।